तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग द्विक लवण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन या इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है उप सहसंयोजक या जटिल या संकुल यौगिक होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे बाबू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा यौगिक होता है जो ठोस और विलयन दोनों अवस्था में पाया जाता है तथा जिसमें केंद्रीय परमाणु से जो आयन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उप सहसंयोजक बंधन द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। वैसा योगात्मक यौगिक वैसा योगात्मक यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु से उदासीन अणु या आयन जुड़े होते उदासीन अणु या आयन, जिसको हम ध्यान दीजिए बाबू लीगेंड कहेंगे। आगे चल के बताएंगे इसको अच्छी तरह लीगेंड क्या होता है, हमको लीगेंड होते हैं। तो ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु से उदासीन अणु या आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तथा जो विलयन एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे उदाहरण K4Fe CN6 A9CO4 PT NH3 का होल ट्वाइस, उसका ध्यान दीजिए Cu NH3 का होल ट्वाइस Cl3, ये बाबू। तो देखिए ये जटिल यौगिक का उदाहरण होता है, ठीक है बाबू। नॉर्मल ध्यान दीजिए, जटिल यौगिक का नॉर्मल पहचानने का तरीका होता है जिसमें बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ रहेगा, वो क्या होगा, जटिल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक होता है। तो यही आसान तरीका होता है और कोई आसान तरीका नहीं होता है। कहीं भी बड़ा कोष्ठ या छोटा देखिएगा, कोई यौगिक हो उसमें बड़ा या छोटा कोष्ठ दिखाई देगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, जटिल यौगिक का उप सहसंयोजक यौगिक होगा। तो आप पहचान लीजिएगा ना बाबू। चलिए ठीक है बाबू, तो पुनः एक बार परिभाषा बता देते हैं। वैसा योगात्मक यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु से उदासीन अणु या आयन उप सहसंयोजक बंधन, जिसका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं तथा जो विलयन एवं ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसका यही उदाहरण है बाबू, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, सवाल ये आता है बाबू, जे केंद्रीय परमाणु क्या होता है, इसको हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, वैसा परमाणु जिसकी संख्या कम हो और जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वही क्या होता है, केंद्रीय परमाणु। इसमें आते हैं बाबू, तो देखिए पोटेशियम 4 है, CN6 है, लेकिन आयरन जो Fe जो है कितना है वो 1 है बाबू। तो ये आपका केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे निकल होगा, यहाँ पे Pt होगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है और ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, केंद्रीय परमाणु। मैं कहूँ बाबू यहाँ पे H2SO4 में बताइए केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो तुम कहोगे सर
एस होगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होता है वही क्या होता है बाबू, केंद्रीय परमाणु होता है। तो ये बाबू कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन होता है बाबू, जिसमें बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ हो। इसमें तो कोष्ठ है नहीं बाबू। हम आपको समझाए केंद्रीय परमाणु क्या होता है। तो कोई कहेगा केंद्रीय परमाणु क्या होता है तो बता दोगे ना बाबू, कहेगा वैसा परमाणु जिसकी संख्या कम हो, जो ज्यादा वैलेंसी दिखाता है उसे कहा जाता है केंद्रीय परमाणु। इसमें हम देखें लोहा की संख्या कम है अतः केंद्रीय परमाणु। निकेल में Pt हो जाएगा, इसमें क्या होगा C हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लिया। चलिए इसका इंपॉर्टेंट बात हम शुरू कर रहे हैं बाबू, करें नोट कीजिएगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। चलिए मैं क्या दे बाबू, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए प्रॉपर्टी हम इसका देखते हैं। प्रथम प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए, इसमें आयनिक तथा कोऑर्डिनेट, इसमें आयनिक तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें आयनिक तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट बात ध्यान दीजिए, इसमें धातु की वाइलेंसी नॉर्मल से अधिक होती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, नॉर्मल से अधिक होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी को शो करते हैं। नेक्स्ट बात ध्यान दीजिए बाबू, इसमें जटिल आयन वियोजित नहीं होते हैं। जैसे बाबू ध्यान दीजिए K4 FeCN6, इसको जलीय विलयन में ले जाएंगे तो टूटता है K प्लस और क्या होगा Fe और CN6-4, 4 पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 4 ग्रहण किया तो इसको -4, तो इसको 4 के प्लस हो जाएगा। से लिख देते हैं, बैठ रहेगा ये चीज। तो देखिए इसमें ये जटिल आयन जो है पूर्णतः आयोनाइज हुआ है नहीं, FeCN6 ये भी वियोजित हो जाता तो हम कहेंगे ये पूर्ण रूप से वियोजित है, लेकिन ये तो वियोजित हुआ नहीं, केवल पोटेशियम अलग हुआ है, एक्वस फॉर्म में गया बाबू, ये भी एक्वस फॉर्म में गया, लेकिन ये दोनों अलग नहीं गए बाबू। तो मतलब ये क्या हुआ है, नॉट आयोनाइज्ड, आयोनाइट मतलब ये वियोजित नहीं हुए हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट कर लीजिए। चलिए चौथा बात भी इधर लिख देते हैं, थोड़ा रुक जाइए बाबू, साथ में लिख लीजिए। चौथा बात है, ध्यान दीजिए, इसका गुण अपने अवयवी यौगिकों के गुण से भिन्न रखता है। मतलब इसका जो गुण होगा, इनके जो अवयवी कौन होंगे जिसे ये मिलकर बना, उनके गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। तो यही 4 चीज है, तो नोट कर लीजिए बाबू, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग जटिल यौगिक और द्विकलवण के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लिए हैं। सवाल क्या आता है, ध्यान दीजिए सब लोग, इस पे सवाल कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उसका सवाल हम लोग देख लेते हैं बाबू। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल है, कह दिया, ध्यान दीजिए सब लोग बाबू, द्विकलवण तथा संकुल यौगिक। देखिए संकुल यौगिक कहिए चाहे उप सहसंयोजक यौगिक कहिए या जटिल यौगिक कहिए, एक ही बात होता है।
अब लोग ध्यान में रखना है इसको, संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका आंसर बता देते हैं बाबा। एक में क्या है वो, द्विक लवण, द्विक लवण, और दूसरा में क्या होगा वो, तो संकुल यौगिक। चलिए प्रथम में अंतर ध्यान दीजिए, वैसा 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 योगात्मक, वैसा योगात्मक, एक काम करिए ना बाबू, शॉर्ट फॉर्म में चलिए लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म बाबू, यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, विलयन अवस्था में अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। जैसे बाबू ध्यान दीजिए बाबू, KCl इंटू MgCl2 6H2O, इसको जलीय विलयन में ले जाते हैं तो टूटता है, K प्लस एक्वस फॉर्म में जाएगा, टूटेगा Mg+2, ये भी एक्वस फॉर्म में जाएगा, फिर क्लोरीन 2 और यहाँ पे 3 है तो 3Cl माइनस, ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में जाएगा, 6 है तो 6H2 होगा, ये होगा। ठीक है, नाम इसका बताया था वो क्या होता है, कर्नेलाइट, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं बाबू, क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बाबू, यह ठोस तथा विलयन, दोनों अवस्था में पाया जाता है, यह ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में पाया जाता है, दोनों अवस्था में पाया जाता है तथा यह पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, तथा यह पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। देखिए बाबू, ये होता है पूर्णतः वियोजित हो जाता है, लेकिन यहाँ पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। जैसे K4Fe(CN6), एक्वस फॉर्म में ले जाइएगा तो टूटेगा K प्लस और क्या होगा FeCN6, इस पे -4, देखिए चार्ज जो है बाबू -4 होगा, देखिए स्पेस की कमी है, ये -4 है, -4 समझिएगा, कितना पोटेशियम है 4, तो 4 ये होगा। देखिए पूर्ण से वियोजित हुआ नहीं, तो ये चीज होता है। चलिए नेक्स्ट बात है दूसरा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसका नंबर क्या प्रॉपर्टी होगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें
आयनिक तथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है वो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें धातु की वाइलेंसी नॉर्मल होती है। इसका 3 नंबर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिए। इसमें धातु की वाइलेंसी नॉर्मल से अधिक होती है। ये 3 अंतर है, लिख लीजिए, इतना ही काफी है। 2 नंबर में पूछेगा, आप इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए बाबू, इसको लिख ले बाबू। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर।